अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमार यूनस। आज का हमारा टॉपिक लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में है, जो कि हमने पिछला टॉपिक जो हमने एग्जिट किया था वो स्मॉल इंटेस्टाइन पाइलोरिक स्फिंक्टर के ऊपर आके हमने ख़त्म किया था। तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक है आगे वो शुरू होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को हम उर्दू में बड़ी आंत भी कहते हैं। तो बड़ी आंत की सबसे पहले हम अगर लंबाई की बात करें तो इसका नाम ही वैसे बड़ी आंत है। इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं होती बनिस्बत उसके स्मॉल इंटेस्टाइन की 21 फुट थी और इसकी जो है उसकी निस्बत 5 फुट है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट तक होती है। और इसके आगे जो हम इसके भी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम इसे सबसे पहले हम जो इसके पार्ट्स की बात करते हैं और फिर हम इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन की निस्बत इतनी ज़्यादा मुफीद नहीं है। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी है ज़्यादा डिजीज़ वगैरह ही होती हैं और इसके अंदर इतनी ज़्यादा इतना खास में तो जो फजला तैयार होता है, काइम जो तैयार होता है वो यहाँ से गुजर कर चले जाते हैं और इसके अंदर जो बीमारियाँ होती हैं शामिल वो यहाँ से गुजर के या तो बीमारियाँ अफेक्ट करती हैं या फिर कुछ तो फजले के साथ खारिज हो जाती हैं बीमारी। जो पैरासाइट्स बैक्टीरिया जो आम आँख से नहीं दिखाई देते वो बहुत कसरत तादाद में, जैसे साल्मोनेला टाइफलाई जो होता है, डायरिया वगैरह, कॉलरा, इस तरह के जो होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं वो कुछ तो इसमें खुराक में जो काइम में शामिल होकर निकल जाते हैं बाहर, तो कुछ जो है वहाँ पे स्टोर करते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे वो है कि हम इसके जो पार्ट्स हैं उनकी सिर्फ लंबाई की बात कर लेते हैं, तो बाकी स्किप कर दें, इसमें कोई मसला नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक छोड़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान एक छोटी सी नाली होती है, छोटा सी एक नाली सी लटकी होती है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। वो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, वो उसके बारे में अलग से टॉपिक बढ़ सकता है लेकिन मैंने आपका टाइम बचाने के लिए इसी टॉपिक में मिक्स कर दिया। तो अपेंडिक्स, उसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। वो जो एक एक्स्ट्रा छोटी और बड़ी आंत के दरमियान एक नाली होती है उसे अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स की लंबाई की बात करें तो 1 से 2 सेंटीमीटर होती है और जैसे ही बढ़ती रहती है तो इसका साइज भी चेंज होता रहता है। और जैसे जैसे इसमें एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है, जो फ्लूइड होता है, जो इसके अंदर फुजला अगर इसके अंदर बढ़ जाए तो इसकी लंबाई बढ़ती रहती है। इसकी लंबाई 9 से 20 सेंटीमीटर तक जा सकती है। उसके बाद ये बढ़ जाती है और काफ़ी ज़्यादा मसले इसके बारे में खड़े होते हैं और इसका इलाज जो है वो ऑपरेशन करके इसके अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है। जो अपेंडिक्स को जब ओटी टेक्नीशियन इसका जो ओटी सर्जन इसका ऑपरेट कर रहे होते हैं तो अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा तंग करती है, क्योंकि हमारा जो ख्याल होता है अपेंडिक्स बस यहाँ पे पड़ी होती है, तो अपेंडिक्स क्या इस तरह नहीं होती है। अपेंडिक्स की बहुत सारी सूरत हाल होती हैं। अपेंडिक्स के जब ऑपरेट करते हैं तो अपेंडिक्स कुछ तो ऊपर मिल जाती हैं, ऊपर ही मतलब पेड़ों के ऊपर पड़ी होती हैं, और कुछ उसके नीचे, कुछ बिल्कुल राउंड उसमें राउंड हो जाती हैं, कुछ बिल्कुल सीधी पड़ी होती है, कुछ ऊपर, कुछ पेड़ों के नीचे चली जाती हैं, तो ये ढूंढनी पड़ती हैं और ये हमारा अलग से टॉपिक है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला पार्ट होता है साइकम, उसके बाद आता है असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्माइड कोलोन, एनल कैनाल और रेक्टम। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि साइकम की मैंने पहले बता दिया आपको। इसके बाद हम डिसेंडिंग ऑर्डर की करते हैं। असेंडिंग कोलोन की बात करते हैं तो उसकी जो लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर होती है और जो डिसेंडिंग कोलोन होती है उसकी 25 सेंटीमीटर होती है। जो ट्रांसवर्स होती है उसकी तकरीबन 50 सेंटीमीटर। जो सिग्माइड कोलोन है उसकी 40 सेंटीमीटर और एनल कैनाल आगे मैंने इसके बाद जब रेक्टम के अंदर फुजला स्टोर हो जाता है तो दिमाग को पैगाम मिलता है, जो कि वॉलेंट्री मतलब मसल होते हैं वहाँ पे दिमाग को पैगाम पहुँचते हैं। उसके अलावा जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते मसल वगैरह वो इनवॉलेंट्री होते हैं। तो इसके बाद जो रेक्टम की हम बात करें लंबाई की तो 12 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद एनस का प्रोग्राम शुरू होता है, एनस का स्टेप शुरू होता है जो कि लास्ट होता है। तो एनस की जो हम लंबाई की बात करें तो इसकी इतनी खास मतलब 4 सेंटीमीटर तक होती है। इसके अंदर 3 से 4 घेरे बने होते हैं जो कि स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर जो होते हैं वो सुराख होते हैं, मतलब 3 से 4 घेरे बने होते हैं, गोल होते हैं। और जो कि इसका जो लास्ट हिस्सा होता है इसका वो हमारे कंट्रोल में होता है, वो वॉलेंट्री होता है। और जो पिछले हिस्से होते हैं इसके 3 से 4 घेरे जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं। और जबकि हम एनएस के लास्ट हिस्से की बात करें तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह पाई जाती हैं, ब्लड वेसल, टिश्यू, इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। और जो बवासीर के पेशेंट्स होते हैं वो अपना फुजला अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं तो वहाँ पे लग जाता है अक्सर। तो जब उसे खरोदा जाता है तो फिर वो डैमेज हो जाती है जगह
और वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है। वो असल में यही वजह होती है कि वहाँ पे ब्लड वेसल टिश्यूज वगैरह जो होते हैं वो डैमेज होते हैं, और जब डैमेज होते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है। तो ये हमारा जो मेन प्रोसेस था, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, वो इन तक आकर ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बटन जरूर टच कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।